हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सीपीसीवी की बात की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी, किस तरह सीपीसीवी निकाला जाता है अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। आज हम लोग यहाँ पे कुछ नए फॉर्मूलाज की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फैक्टर मैं डिफाइन करता हूँ, गामा, विच इज नोन एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। ओके, एडियाबैटिक कांस्टेंट। गामा डिफाइन होता है Cp बाय CVC। ओके, और एक फॉर्मूला आपको पहले से पता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, CV इज इक्वल टू F बाय 2R, Cp इज इक्वल टू 1 प्लस F बाय 2R। ये सारी बातें आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ गामा में इन सब की वैल्यू पुट करूँ तो 1 प्लस Cp इज इक्वल टू 1 प्लस F बाय 2 ऑफ R अपॉन F बाय 2 ऑफ R। ओके, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 बाई एफ। तो गामा आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप सीपीसीवी पता हो या आपको सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तब भी आप गामा को इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक गामा का एक फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। ओके, सो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, तीनों की अगर हम बात करें तो पहला मोनोटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3। डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा, ये मोनो के लिए था, डाया के लिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 7 बाई 5। डाया के लिए हो गया। इसी तरह ट्राई एटॉमिक के लिए अगर देखेंगे तो 1 प्लस 2 बाई 6 इज इक्वल टू 8 बाई 6 हो गया। ठीक है, ये ट्राई के लिए हो गया। तो इस तरह से आप गामा डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और इससे आप एक चीज देखेंगे कि गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाया इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई। तो गामा की वैल्यू किस तरह से मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। ओके, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में के लिए भी गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगा, तो आप इजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, अभी आप ये फॉर्मूलाज पता है, अभी आप देखें अगर तो Cp आपको पता है F बाय प्लस 2 प्लस 1 ऑफ R, Cv आपको पता है F बाय 2 ऑफ R। इनको अगर हम गामा के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। ओके, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एफ। दिस इंप्लाइज F बाय 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो CV कितना हो जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1, एंड CP कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R। दिस इंप्लाइज CP इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R। तो CP एंड CV आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। सिंपली यहाँ से आप देखिए ये भी देख सकते हैं। तो CP एंड CV सब कुछ यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। तो आपके पास सारे फॉर्मूलाज फिलहाल है, गामा की वैल्यूज आपके पास है। ओके, सब कुछ आपके पास है। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं इन्हीं बेसिस पे कराता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, वैल्यू ऑफ गामा फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड एनी डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस मीन्स ऐसा जिसमें वाइब्रेशनल स्टेट्स हो। मीन्स दो तरीके, देखिए वाइब्रेशनल स्टेट्स की बात हम दो कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने से पहले बार जान लीजिए, वाइब्रेशनल मोशंस की बात दो कंडीशंस हम लोग कर सकते हैं। या तो हाई टेम्परेचर में मैं बोल दूं इसको, या लूज बॉन्ड स्टेट्स, लूज बॉन्ड स्टेट्स बोल दूं, या नॉट रिजिड। ये तीन में से कोई भी टर्म्स हम लोग यूज करेंगे तो आप समझिए वहाँ पे वाइब्रेशनल कंडीशंस आएंगी। नॉट रिजिड मतलब वो रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन बोल देंगे आप समझ लीजिए कि वो वाइब्रेशनल को ऐड कर लिया है उसमें। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, पहले अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इज मोनोएटॉमिक, तो इसका करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो गामा कितना हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन इज H2, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन H2, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। गामा कितना हो जाएगा, 1 प्लस
2/5, F is equal to 7/2, 7/5, ओके 7/5। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम ये है मोनोएटॉमिक, इस कंडीशन में गामा कितना हो जाएगा 1 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3, क्लियर। डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, डायटोमिक में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 5 + 2, 5 नॉर्मल, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल स्टेट्स होंगे इसके, ओके। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएगा 7, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो गामा से करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 9/7, क्लियर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये थी, कब आपको समझना है कि वाइब्रेशनल स्टेट्स को मुझे इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। एक और क्वेश्चन में यहाँ बताओ, गामा एक गैस के लिए आपको गामा दिया है 1.5, ओके। देन फाइंड Cp एंड Cv, ओके। पीछे हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, क्या Cp इज इक्वल टू कितना था, Cp इज इक्वल टू था गामा अपॉन गामा -1 ऑफ R एंड Cv इज इक्वल टू था R बाय गामा -1, ओके। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, हम अलग अलग निकाल सकते हैं और Cv निकाल लें, Cv इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1 मीन्स 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 0.5, okay. Then Cp minus Cv is equal to R, we know. Then Cp minus 0.5 is, we can also write as 2R is equal to R, then Cp is equal to 3R, answer, okay, simple। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूं अगर आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट आपको एक आइडियल गैस का दे रखा है 7/2R, you have to find, एक आइडियल गैस के लिए दे रखा है एक्चुअली, you have to find the ratio of specific heat at constant pressure, ratios of specific heat at constant pressure to, ऐसे जनरली मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, आपको जनरली फाइंड आउट करना है Cp/Cv मीन्स गामा, फाइंड गामा सिंपली, ओके। तो पहला चीज तो यहाँ पे आपको पता है Cp दे रखा है, C दे रखा है आपको 7/2R, ओके, सॉरी Cp दे रखा है यहाँ पे 7/2R, कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज आपको दे रखी है। सो पहली बात तो Cb आप यहाँ से निकाल सकते हैं, Cp + R इज इक्वल टू 9/2R हो गया। गामा निकालने के लिए Cp - Cv कर लीजिए, तो Cp - Cv मीन्स 7/2 अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 7/9, 7/9 is गामा, ओके। Hg Cp - Cv is equal to R, then Cv is equal to, oh sorry, ये मुझसे यहाँ गलत कर दिया मैंने, Cv निकालना था मुझे, मैंने Cp फाइंड आउट करा, Cv is equal to Cp + R, no that's right, then Cp is 7/2, Cv minus R, sorry, Cv minus R, then Cv is equal to 7/2 R minus R is equal to 5/2R, then Cp/Cv is equal to gamma is equal to 7/5 आंसर, और 7, ओके क्लियर। या यहाँ इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू, और एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं, Cp इज इक्वल टू 1 + F/2 ऑफ R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं F की वैल्यू है 5, ओके। देन गामा कितना होता है 1 + 2/5 F इज इक्वल टू 7/5। आप इस तरह से भी इसको, आप जिस तरह से चाहे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आपसे, ओके। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह यूज करना है कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके। अगला एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मीन्स इंटरनल एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है,
और क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ध्यान दीजिए। लेट्स सी मेरे पास एक चैम्बर है, सिलिंड्रिकल चैम्बर है। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पिस्टन बना रखा है, लगा रखा है, द पिस्टन हियर। ओके, एक पिस्टन मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे गैसेस भरी पड़ी है। ओके, इनिशियली लेट्स से पिस्टन कहीं यहाँ पे था, मैंने पिस्टन को ऊपर के डायरेक्शन में खींचा कुछ डेल्टा एक्स और डी एक्स, तो डेफिनेटली गैस भी अप डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि पिस्टन ऊपर गया, तो गैस एक्सपेंड करेगी, डी एक्स एक्सपेंशन हुआ लेट्स से। ओके, तो टोटल वर्क डन जो हो जाता है वो होता है F इंटू डी एक्स। ओके, F is and also known as pressure into area into dx. Force is written in the terms of pressure. So area into distance, this is volume, this is P dV. So net work done to piston को खींचने में जो नेट वर्क डन किया गया है, ओके, दैट इज P dV, और इसको हम लोग डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल वर्क डन हुआ, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी P V2 माइनस V1। ओके, और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए P बाहर ले जाके dV V1 V2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो कंडीशंस कुछ यहाँ पे मैं लगाता हूँ, V2 is greater than V1 means final volume is greater than initial volume means expansion हो रहा है, डेफिनेटली W is equal to P V2 minus V1 ये पॉजिटिव होगा, तो एक्सपेंशन की कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंड V2 इज स्मॉल देन V1 मीन्स कंप्रेशन, मतलब मैं दबा रहा हूँ, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा P V2 माइनस V1 विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन नेगेटिव होता है और एक्सपेंशन के टाइम पे वर्क डन पॉजिटिव होता है। ओके, अगला यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ओके, ये है बात सिंपल सी यूनिट्स की रिलेटेड है। प्रेशर को और चीज़ों में किया जाता है, जैसे प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक यूनिट्स में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम की आप लीटर्स में भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन थिंग्स। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं इस बेसिस पे आपको देता हूँ, एक गैस एक्सपेंड मतलब क्वेश्चन है आपका, गैस एक्सपेंड 0.25 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, द वर्क डन इज W इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, अब यहाँ पे सिंपली आप निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू P dV इज इक्वल टू P dV, एक्सपेंड हुआ इतना साफ साफ लिखा हुआ है, तो 2.25 प्रेशर कितना दिया है 10 to the power 3 इंटू 0.25 जूल्स इज इक्वल टू 250 जूल्स आंसर। ओके, ये एक तरीका हो गया वर्क डन कैलकुलेट करने का। एक और तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ओके, कैसे, लेट्स से मेरे पास प्लॉट है एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ओके, एंड द प्लॉट गोज लाइक दिस। तो वर्क डन इज बेसिकली एरिया अंडर पीवी कर्व, टोटल एरिया, नॉट बाउंड एरिया, टोटल एरिया, एरिया अंडर बाउंड कर्व, यही तो कहलाता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी।
Okay, that is why it is integration of PDB, total area bounded. Okay, let's say मैं एक एग्जांपल सिंपल सा आपको देता हूँ. अब ये देखिए एक लाइन इस तरह मैंने ड्रॉ की. सॉरी, यहाँ पे मैं एक एरिया सिंपल सा ड्रॉ करता हूँ. लेट्स से एक लाइन, सिर्फ ये मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पे. ओके, अब मैं यहाँ पे ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम. मुझे वर्क डन जानना है सिर्फ ए टू बी. हमारा सिस्टम था वो पॉइंट ए टू बी में गया. लेट्स से ए पे इसका प्रेशर P1 V1 था और फिर प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 था. तो टोटल वर्क डन मुझे जानना है. तो मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करूँगा. टोटल एरिया इज दिस मच. ओके, इस पॉइंट पे इसका कुछ प्रेशर था P1, इस पॉइंट पे इसका कुछ प्रेशर हो गया P2, इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम था V1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम हो गया V2. ओके, तो एरिया टोटल कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा. तो हाफ इनटू बेस कितना है V2 माइनस V1 और प्रेशर कितना है P1 प्लस इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालूंगा. ओके, तो बेस मतलब V2 माइनस V1 इंटू, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है यहाँ पे. सॉरी ये मैं थोड़ा, ओके, तो ये हो गया इंटू, और हाइट कितना है? हाइट है आपका ओके, डायरेक्टली भी आप इसको लगा सकते हैं, दैट इज ओके, बट इट लुक्स लाइक ट्रेपेजियम. ठीक है, एक ट्रेपेजियम अगर आपको दिख रहा है उस तरह भी आप फॉर्मूले को तोड़ के लगा सकते हैं, लेकिन एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है. तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ओके, ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला. तो 1/2 टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? मीन्स एक साइड हो गया पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये. ओके, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स आप बोल सकते हैं इसको, दिस इज P1 प्लस P2, दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट मीन्स दिस इज हाइट व्हिच इज V2 माइनस V1. ओके, सो दिस इज योर एरिया ऑफ. तो मैं जनरली ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि टोटल एरिया यही हो जाएगा आपका इस कर्व के अंदर में. ओके, आप इसको तोड़ के दो पार्ट्स में भी कर सकते हो. दो पार्ट्स में मतलब इसको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल की तरह भी मान के दो पार्ट्स में करके ऐड कर सकते हो, या डायरेक्टली आप ट्रापेजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ. तो टोटली एरिया की बात है यहाँ पे. ओके, इसके बाद एक टर्म यहाँ पे, ओके, उसके बाद एक टर्म यहाँ पे मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, दैट इज स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या बोलता है? दो चीजें यहाँ पे आती हैं. एक होता है पैरामीटर इज पाथ डिपेंडेंट और पैरामीटर इज पाथ इंडिपेंडेंट. मतलब लेट्स से कोई प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस, वो स्टेट A से B में जा रहा है और एक पाथ से ये ऐसे गया और दूसरा पाथ ये ऐसे गया. तो अगर दोनों साइड से जाने पे इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा. लेकिन अगर A से B जाने में, लेट्स से A CD से गया और A D B से गया, दोनों पाथ में डिफरेंस जाने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो वैल्यू पाथ डिपेंडेंट. ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट वाले को ही हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन. याद रखिएगा, पाथ डिपेंडेंट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. तो सिमिलरली अगर हम लोग लेट्स से वर्क डन की बात करें, लेट्स से तीन पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ACB, ADB एंड AEB. ओके, डेफिनेटली तीनों कंडीशंस में एरिया डिफरेंट डिफरेंट होगा. अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए लेट्स से ADB की मैं बात करूं तो एरिया है ये. ओके, दिस इज एरिया फॉर ADB. अगर मैं AEB की बात करूं तो एरिया है ये पूरा AEB. ओके, और अगर मैं ACB की बात करूं तो एरिया है ये पूरा ACB का. ओके, तीन डिफरेंट है. एरिया चेंज हुआ तो वर्क डन भी चेंज होगा. तो भले मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा हूँ, भले मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, एरिया चेंज हुआ जिसका मतलब वर्क डन भी चेंज हो जाएगा. तो स्टेट फंक्शन इज डिफाइंड एज पाथ इंडिपेंडेंट. सॉरी, पाथ इंडिपेंडेंट. अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट हुआ तो स्टेट फंक्शन होगा, नहीं हुआ तो स्टेट फंक्शन नहीं होगा. ओके, पाथ इंडिपेंडेंट हुआ तो स्टेट फंक्शन होगा. एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, और पाथ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो स्टेट फंक्शन नहीं होगा. तो वर्क डन इज
not a state function. Okay, work done is not a state function. इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज एरिया ऑफ ADB is smaller than area of AEB and which is smaller than area of ACB. तो एरिया ऑफ चेंज हो गया तो वर्क डन चेंज हो गया। एक चीज और मैं यहाँ आपको बता दूं वर्क डन कैलकुलेशन का भी, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? प्रोसेस चाहे जितना जिधर भी जाए, मतलब स्टेट चाहे जितने भी चेंज हो, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के बराबर। जैसे लेट्स से मैं एक प्लॉट करता हूँ के बीच का, ओके। ये एक ए स्टेट है, यहाँ पे ए स्टेट से ये कुछ बी स्टेट में गया, बी स्टेट से फिर ये कुछ सी स्टेट में गया, सी स्टेट से फिर डी स्टेट में गया, लेकिन वापस ये ए स्टेट में ही आया। ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ओके। ऐसे और भी प्रोसेस आप वो देख सकते हैं, जैसे अगर मैं एक ये देख लीजिए ए स्टेट से, ये ए स्टेट था, ए स्टेट से बी स्टेट में गया, बी स्टेट से फिर सी स्टेट में गया और सी स्टेट से, ओके मैं एक फिर ये सी स्टेट में गया, सी स्टेट से फिर से वापस ए स्टेट में आ गया, ओके। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस कंडीशन में एरिया अंडर कर्व सिर्फ होगा, मतलब उस प्रोसेस के अंदर जो एरिया है, ओके, साइकिल के अंदर जो एरिया है सिर्फ वही होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव देख लेते हैं। मतलब इसका वर्क डन कितना होगा? इसका वर्क डन हो जाएगा, लेट्स से ये कुछ P2 है, ये कुछ P1 है, ये कुछ V1 है, ये कुछ V2 है, तक पहुंचा। तो ये अंडर कर्व मीन्स की V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1, ओके सिंपल। यहाँ देख लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया आप लगा दो, फिर हाइट आप लगा दोगे, ओके, एरिया अंडर द कर्व। और अगर रोटेशन की बात करें, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे इस कंडीशन रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव वर्क डन होगा फॉर एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव वर्क डन होगा फॉर क्लॉकवाइज। सो इन दोनों कंडीशंस में वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, ओके। दोनों कंडीशन में वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, सिंपल, ओके, ऑल क्लियर। अगर इसी तरह एक सर्कल मैं आपको दे दूं, लेट्स से कि एक सिंपल सा क्वेश्चन की तरह मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये ऐसे हमारा फिगर आपको यहाँ पे एक सर्कल मैंने दे दिया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या हुआ कि सिस्टम मूव कर रहा है, इस साइक्लिक प्रोसेस में से मूव कर रहा है, अपना स्टेट्स को इस साइक्लिक प्रोसेस की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे कभी इसका वॉल्यूम V0 था, फिर इसका वॉल्यूम 2V0 हुआ, फिर इसका वॉल्यूम 3V0 हुआ, और इससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ये P0 और यहाँ पे प्रेशर हुआ 3P0, ओके। तो एरिया कितना होगा इसका? नेट वर्क डन कितना होगा? एरिया अंडर साइकिल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आप दो तरीके से, कई तरीके से लिख सकते हो। कैसे? पाई आर, इसका रेडियस ये भी ले सकते हो दिस इज V0, ये भी ले सकते हो विच इज P0, ओके। तो आप पाई P0 स्क्वायर कर सकते हो और पाई V0 स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो इस कंडीशन में, ओके क्लियर। आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, इन्हीं की कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आइडल गैसेस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और टेम्परेचर की में बातें करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर द क्लास।